मेडिसिन में अपन जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ रहे थे। जीवाणु जनित रोग, इसमें अपन जीवाणु जनित रोगों में अपन लक्षण के बारे में इसके बारे में पढ़ रहे थे। इसमें सबसे पहले जीवाणु जनित रोगों में सबसे पहले स्टार्ट किया था अपने पिछले क्लास में साल्मोनेलोसिस, जिसके पैथोजेनेसिस, उसके निक नेम, उपनाम, पैथोजेनेसिस, इसका एपिडेमियोलॉजी, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा कुछ लक्षण भी अपन इसके बारे में देखे थे। साल्मोनेलोसिस के लक्षणों के बारे में हम देख रहे थे। इसकी 3 प्रकार की अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी। सेप्टिसीमिया, दूसरी इसके प्रकार बताई थी मैंने एक्यूट एंट्राइटिस, तीसरे प्रकार की स्टेज बताई थी क्रोनिक एंट्राइटिस। क्रोनिक एंट्राइटिस 3 प्रकार की स्टेज अपन ने पढ़ी थी, सेप्टिसीमिया, एक्यूट एंट्राइटिस और क्रोनिक एंट्राइटिस। इनके अंदर सेप्टिसीमिया, ये कंडीशन क्या होती है? सेप्टिसीमिया कंडीशन का मतलब होता है कि रक्त के अंदर अगर जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, रक्त के अंदर स्पेशली ब्लड के अंदर अगर जीवाणु अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है? सेप्टिसीमिया। और यह कंडीशन जो होती है वो सबसे खतरनाक कंडीशन होती है, सबसे ज़्यादा मोर्टिलिटी उत्पन्न करने वाली कंडीशन हो सकती है। और ये इसमें अपन कह सकते हैं कि 1 सप्ताह से ऊपर के, 1 सप्ताह से कम उम्र के पशुओं में सबसे ज़्यादा होती है। 1 सप्ताह के कम उम्र के पशुओं में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगर बात करें तो ये कैटल में भी हो सकती है, कैटल में, बफेलो में। इसके अलावा सीप, गोट और पिग के अंदर भी ये देखने को मिल सकती है। सुअर के अंदर भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। सेप्टिसीमिया, ऐसे अपन बात कर सकते हैं, अपन ऐसे मान सकते हैं कि सेप्टिसीमिया जो कंडीशन होती है वो मुख्य रूप से किसके अंदर होती है? बच्चों के अंदर होती है। जो 1 सप्ताह से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके अंदर, इसमें कैटल के बच्चे आ सकते हैं, बफेलो, सीप, गोट और पिग के इसमें बच्चे इसमें आ सकते हैं। अगर एक्यूट एंट्राइटिस की बात करते हैं, एक्यूट और क्रोनिक एंट्राइटिस ये दोनों होती है, वे वयस्क के अंदर देखने को मिलती है। वयस्क पशुओं में देखने को मिल सकती है। ये एग्जाम में कई बार इसको पूछ भी लिया जाता है कि सेप्टिसीमिया जो कंडीशन होती है साल्मोनेलोसिस की, वो कौन से पशुओं में होती है? सभी प्रकार के पशुओं में होती है। ये हो सकती है सभी प्रकार के, सभी उम्र के पशुओं में हो सकती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं 1 सप्ताह से या 2 सप्ताह से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये कंडीशन होती है, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है। चलिए, इसमें कैटल के बच्चे आ गए, बफेलो, सीप, गोट और पिग के बच्चे इसमें आ गए। पिग के बच्चे इसमें आ गए। एक्यूट एंट्राइटिस, क्रोनिक एंट्राइटिस, ये दोनों हैं, ये वयस्क अवस्था में या वयस्क पशुओं में देखने को मिलती है। कौन से पशुओं में? वयस्क पशुओं में देखने को मिलती है। अब लक्षण की बात करें तो इसमें मैंने आपको सेप्टिसीमिया में उत्पन्न होने वाले लक्षण बताए थे, एक्यूट एंट्राइटिस के अंदर उत्पन्न होने वाले लक्षण मैंने बताए थे, क्रोनिक एंट्राइटिस में उत्पन्न होने वाले लक्षण बताए थे। इसके अलावा अपन ने अलग अलग पशुओं में, जैसे कि गोवंश के अंदर लक्षणों के बारे में देखा था। कैटल में उत्पन्न होने वाले लक्षण देखे थे अपन ने। कैटल में उत्पन्न होने वाले लक्षण जैसे कि सेप्टिसीमिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले लक्षण, एक्यूट एंट्राइटिस के द्वारा उत्पन्न होने वाले लक्षण। इसके अलावा भेड़ और बकरी अपन ने ये देख लिया था, गोवंश के कैटल के बारे में। इसके बारे में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, भेड़ और बकरी में उत्पन्न होने वाले लक्षण। साल्मोनेलोसिस के भेड़ और बकरी में उत्पन्न होने वाले लक्षण। भेड़ बकरी में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा अपन बात कर सकते हैं एक्यूट एंट्राइटिस इसमें देखने को मिल सकता है। एक्यूट एंट्राइटिस की कंडीशन जो होती है वो इसमें
देखने को मिल सकती है। एक्यूट एंट्राइटिस की कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती है और जो सारे लक्षण जो हैं वो लगभग केटल के समान ही दिखाई देते हैं। केटल के समान ही इनमें लक्षण देखने को मिल सकते हैं। केटल के समान जैसे कि अगर इसके बछड़ों की बात करें तो बछड़ों में, या अपन बात करें भेड़ और बकरी के बच्चों की बात करें तो उनमें सेप्टिसीमिया कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा बुखार उत्पन्न होना, कमजोरी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, लड़खड़ापन, भेंगापन, दस्त होना, दस्त के साथ खून भी उपस्थित होना, ये सारे लक्षण इसमें देखने को मिल सकते हैं। केटल के समान ही भेड़ और बकरी में भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अगर 1 सप्ताह से अधिक उम्र के बच्चों की बात करें या वयस्कों की बात करें तो जोड़ों में दर्द उत्पन्न होना, गर्भपात होना, मल के साथ खून आना जिसको डायसेंट्री बोला जाता है, दूध उत्पादन में कमी, पेट में दर्द और बार बार पीछे की तरफ देखना, ये सारे लक्षण इसमें देखने को मिल सकते हैं। क्रोनिक एंट्राइटिस की बात करें तो भूख कम लगना, खाया पिया शरीर को नहीं लगता है, शरीर का भार धीरे धीरे घटता जाता है और गैंग्रीन जैसी कंडीशन भी इसमें देखने को मिल सकती है। गैंग्रीन कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है? गैंग्रीन एक तो पूंछ वाले पार्ट में, इसके अलावा कान में। कान का जो बाहरी भाग होता है उनके अंदर गैंग्रीन का मतलब होता है गलना, किसी अंग का, शरीर के किसी अंग का गलना क्या कहलाता है? गैंग्रीन। सही है। ये भेड़ और बकरी में जो लक्षण होते हैं वो केटल के समान ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हॉर्स की। अगर हॉर्स की बात करते हैं, हॉर्स में कहीं कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? हॉर्स में बिना लक्षण प्रदर्शित किए, हॉर्स जो है बिना लक्षण प्रदर्शित किए लगभग 4 से 6 दिन तक रह सकता है। 4 से 6 दिन तक मल के अंदर जीवाणु का निष्कासित करता रहता है। मल में जीवाणु को निष्कासित करता रहता है। मतलब हॉर्स के अंदर क्या होता है, अगर ये साल्मोनेलोसिस रोग अगर हॉर्स के अंदर होता है तो हॉर्स में जो होता है 4 से 6 दिन तक तो लक्षण दिखाई नहीं देंगे। हॉर्स में 4 से 6 दिन तक लक्षण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इन 4 से 6 दिनों के अंदर जो होता है वो हॉर्स का बच्चापन कह सकते हैं, जिसको फोल बोला जाता है। हॉर्स का वयस्क या अगर बच्चे की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, मल के साथ जीवाणु बाहर निकलते रहते हैं 4 से 6 दिनों तक। 4 से 6 दिनों बाद में पशु जो होता है वो लक्षण प्रदर्शित करना स्टार्ट करता है। अब वो कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित कर सकता है उसके बारे में देखो। वयस्क घोड़ों में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? सब एक्यूट कंडीशन। सब एक्यूट एंट्राइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसमें लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? बुखार, लक्षण कौन से? बुखार होना, इसके अलावा तनाव उत्पन्न होना, पशु का तनाव उत्पन्न होना, भूख कम लगना, मल का हल्का पीला होना, मल का हल्का पीला होना, ये सारे लक्षण इसमें देखने को मिल सकते हैं वयस्क के अंदर। इसके अलावा छोटे बच्चों की अगर बात करें, छोटे बच्चों में इसके अंदर हाईली फीटल सेप्टिसीमिया होता है। हाईली फीटल मतलब क्या होता है? सेप्टिसीमिया का कंडीशन कौन सी होती है? सेप्टिसीमिया रक्त के अंदर जीवाणुओं की संख्या का बढ़ना। फिटल का मतलब बच्चों में, हाईली मतलब बच्चों में सेप्टिसीमिया कंडीशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जा सकती है। जैसे कि अपन ने देखा हो कैटल के अंदर देखा, सीप गोट के अंदर देखा, वैसे ही छोटे बच्चों के अंदर सेप्टिसीमिया कंडीशन हाईली फिटल होती है। मतलब मोर्टिलिटी रेट इसकी सबसे ज़्यादा होती है। किसके अंदर? हॉर्स के अंदर। और मृत्यु भी हो सकती है। ये किसके लक्षण हो गए? ये लक्षण हो गए हॉर्स में। हॉर्स में साल्मोनेलोसिस के लक्षण हो गए।
नेक्स्ट आती है पिग के अंदर। पिग के अंदर, सुअर के अंदर ये कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है? सुअर में सेप्टिसीमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। सेप्टिसीमिया बच्चों में सेप्टिसीमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा त्वचा का रंग होता है लाल से बैंगनी हो जाता है। त्वचा का रंग लाल से बैंगनी, अपन कह सकते हैं गहरे लाल से बैंगनी। त्वचा का रंग गहरे लाल से बैंगनी रंग का हो जाता है। इसके अलावा चक्कर आना, चक्कर आने जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। शरीर में कंपकपी, शरीर में कपकपी, कपकपी के अलावा त्वचा के नीचे रक्तस्राव होता है। त्वचा के नीचे रक्तस्राव होता है और रक्तस्राव होने की वजह से क्या होगा, छोटे छोटे लाल लाल दाने दिखाई देते हैं। लाल छोटे दाने दिखाई देने लगते हैं। लाल छोटे दाने दिखाई देने लगते हैं। त्वचा के नीचे रक्तस्राव की कंडीशन देखने को मिल सकती है सुअर में। इसके अलावा कमजोरी, शरीर में कमजोरी उत्पन्न होना, लकवा, शरीर में लकवा आना, और रोगी प्राणियों में होती है। अपन सुअर की बात करें तो सुअर में रोगी प्राणियों में मृत्यु दर है वो 100% तक हो सकती है। रोगी प्राणियों में मृत्यु दर 100% तक हो सकती है। रोगी प्राणियों में मृत्यु दर 100% तक इसमें देखने को मिल सकती है। 100% तक इसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक्यूट फॉर्म में ये सारे कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दस्त होना, पेचिस की कंडीशन उत्पन्न होना, दस्त के साथ साथ पेचिस होना, ये सारे लक्षण इसमें देखने को मिल सकते हैं। न्यूमोनिया, ये हो गए इसके लक्षण, पिग में उत्पन्न होने वाले लक्षण। जैसे कि सेप्टिसीमिया बच्चों में होता है, त्वचा का रंग होता है गहरे लाल से बैंगनी रंग का हो जाता है। चक्कर आना, शरीर में कपकपी उत्पन्न होना, त्वचा के नीचे रक्त का स्त्राव होना, जिससे होता है त्वचा के नीचे लाल रंग के दाने समान धब्बे देखने को मिल सकते हैं। कमजोरी आना, शरीर में लकवा उत्पन्न होना, रोगी प्राणियों की मृत्यु दर इसमें 100% तक देखने को मिल सकती है। एक्यूट फॉर्म में दस्त लगना या डिसेंट्री या पेचिस हो सकती है। न्यूमोनिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये सारे लक्षण किसके हैं? सुअर में साल्मोनेलोसिस के। ये होगी लक्षणों की बात। नेक्स्ट आता है इसकी डायग्नोसिस। पहचान इसकी किस प्रकार की जा सकती है? डायग्नोसिस, पहचान। अगर पहचान की बात करें तो सबसे पहला लक्षणों के आधार पर जो सारे अपन अपने लक्षण पढ़े थे, उन लक्षणों के आधार पर भी इसकी पहचान की जा सकती है। अगर लक्षणों के आधार पर अगर पहचान नहीं हो पाती है तो उसके बाद में कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस किया जाता है। कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस में इसके सैंपल लिए जाते हैं। सैंपल में क्या क्या ले सकते हैं अपन? सैंपल में प्राणी का मल ले सकते हैं। इसके अलावा दूध का सैंपल ले सकते हैं, रक्त का सैंपल ले सकते हैं, इसके अलावा शरीर से स्रावित होने वाले स्राव, शरीर के स्राव जैसे कि गर्भाशय स्राव,
वेजाइनल स्त्राव, वो सारे इसमें ले सकते हैं। ये तो हो गए सैंपल। अब इसके अनुसार सैंपल अपन ने ले लिया। अब सैंपल लेने के बाद कौन कौन से टेस्ट इसमें किए जा सकते हैं? एलाइजा टेस्ट इसमें किया जा सकता है, पीसीआर किया जा सकता है, और एक टेस्ट होता है कॉम्ब टेस्ट। इसको आपको याद रखना है। कॉम्ब टेस्ट भी साल्मोनेलोसिस के लिए किया जा सकता है। कौन सा टेस्ट? कॉम्ब टेस्ट। इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। कॉम्ब टेस्ट होता है वो साल्मोनेलोसिस के लिए किस डिजीज़ के लिए किया जाता है? किसके लिए? साल्मोनेलोसिस के लिए। इसके अलावा फैट भी इसमें काम में ली जा सकती है। ये डिजीज़ आपको तो याद रखना ही है, क्योंकि एलाइजा, पीसीआर, फैट हम कई जीवाणुओं के लिए काम में ले सकते हैं, लेकिन जो कॉम्ब टेस्ट है वो साल्मोनेलोसिस के लिए मुख्य रूप से यूज किया जाता है। ये होगी इसकी पहचान। नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, विभेदीय पहचान। विभेदीय पहचान, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो केटल में सबसे पहले केटल में कौन कौन से लक्षण हैं जो कौन से डिजीज से मैच खाते हैं, कौन सी डिजीज से मिलाप खाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। कैलिफॉर्म सेप्टिसिमिया पहला इसमें डिजीज है। कैलिफॉर्म सेप्टिसिमिया डिजीज। इसके अलावा कोक्सीडियोसिस जो कि एक प्रकार के कवक से उत्पन्न होने वाला डिजीज है, कोक्सीडियोसिस। इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आंत के अंदर किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो जाता है। आंत के अंदर किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस कंडीशन को इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन की कंडीशन कहा जाता है। अगर आंत के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर किसी प्रकार का अगर अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन। अगर ऐसी स्थिति पशु के अंदर होती है तो वो साल्मोनेलोसिस जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है। इसके अलावा म्यूकोसल डिजीज, कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले डिजीज। इसके अलावा काफ सोर, ये अपन आगे पढ़ेंगे काफ सोर क्या होता है। नेक्स्ट इसमें आता है रिंडरपेस्ट वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज है। जो अपन वायरस अगर डिजीज पढ़ेंगे, विषाणु द्वारा जनित रोग पढ़ेंगे तो उनके अंदर रिंडरपेस्ट आएगा। इसके बाद में जोन्स डिजीज, पैराट्यूबरकुलोसिस जिसको बोला जाता है, अपन पहले पढ़ चुके हैं पैराट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो उसके लक्षण भी साल्मोनेलोसिस से दिखाई देते हैं, जैसे दिखाई देते हैं आंत से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पॉइजनिंग, मतलब अलग अलग प्रकार के अगर तत्वों की बात करें तो तत्वों से होने वाली पॉइजनिंग भी क्या करती है? इस जैसे लक्षण साल्मोनेलोसिस जैसे लक्षण प्रदर्शित करती है। तो ये हो गया केटल के अंदर। केटल के बाद में हॉर्स में कौन कौन से लक्षण? एक तो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन, हो सकता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब आंत से संबंधित इन्फेक्शन जो है, आंत में पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है तो वो जो लक्षण प्रदर्शित करता है वो किसके समान हो सकता है? साल्मोनेलोसिस के समान। इसके अलावा इकोलाई द्वारा उत्पन्न होने वाला डिजीज, या अपन कह सकते हैं एक्टिनोबैसिलोसिस। इकोलाई या एक्टिनोबैसिलोसिस
इक्वाई द्वारा उत्पन्न होने वाला डिजीज जो कि आंत को प्रभावित करता है। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियोसिस, लिम्फोसार्कोमा, ये डिजीज हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इकोलाई या एक्टिनोबैसिलोसिस, इक्वाई द्वारा उत्पन्न होने वाले डिजीज, क्लोस्ट्रीडियोसिस डिजीज और लिम्फोसार्कोमा, ये डिजीज जो है ये हॉर्स के अंदर होते हैं। हॉर्स में साल्मोनेलोसिस जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पिग की। पिग की बात करते हैं तो पिग में हो कोलेरा, इसके अलावा ये सब आगे आएंगे। कोलेरा, पैरासाइटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पैरासाइटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये डिजीज हो गया। इसके अलावा पास्चुरेलोसिस, डिजीज हो गया। इरिसिपेल्स हो गया। स्वाइन डिसेंट्री, यह कंडीशन किसमें, पिग के अंदर, सुअर के अंदर ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। सुअर में ये सारे डिजीज हैं। कोलेरा हो गया, पैरासाइटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, पास्चुरेलोसिस हो गया, इरिसिपेल्स हो गया, स्वाइन डिसेंट्री हो गई। ये सारी कंडीशन जो है विभेदीय पहचान साल्मोनेलोसिस के समय इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ये होगी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नेक्स्ट आती है ट्रीटमेंट, उपचार। उपचार की बात करते हैं तो पहला एंटीबायोटिक्स। इसके अंदर कौन कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जा सकती है? सल्फाडायमिडीन, यूज की जा सकती है 130 से 150 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर, इसके अलावा एम्पिसिलिन, यूज की जा सकती है। एमोक्सिसिलिन यूज की जा सकती है। इसके अलावा फेरामाइसिन, पैरामाइसिन के अलावा जेंटामाइसिन 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है। साइप्रोफ्लोक्सासिन, यूज की जा सकती है। इसके अंदर साइप्रोफ्लोक्सासिन में 2.5 से 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर इसको काम में लिया जा सकता है। साइप्रोफ्लोक्सासिन को 2.5 से 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा क्लोरेम्फेनिकोल, की डोज रेट 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिया जा सकता है इंट्रामस्कुलर। ये सारी ड्रग्स जो है इंट्रामस्कुलर दी जाती है। इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स के अंदर दी जाती है। तो ये तो होगी एंटीबायोटिक्स।
इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के अलावा यूज किया जा सकता है, जैसे 5% सोडियम बाइकार्बोनेट, 5% सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें यूज किया जा सकता है, या अपना कह सकते हैं नॉर्मल 5% सोडियम बाइकार्बोनेट को नॉर्मल सेलाइन के साथ मिलाकर, या इसमें NS यूज किया जा सकता है, नॉर्मल सेलाइन यूज किया जा सकता है। इसके अलावा डायरिया को कम करने के लिए केओलिन, डायरिया को कम करने के लिए केओलिन, ये ड्रग्स का नाम है, केओलिन व पैक्टिन यूज की जा सकती है। इसकी डोज रेट है 50 से 100 ग्राम ओरली। इसको डेली दिन में 2 बार, जिसको BID लिखा जाता है, दिन में 2 बार, डेली दिन में 2 बार इसको काम में लिया जा सकता है, केओलिन और पैक्टिन। इसके अलावा नशेड़, दर्द को कम करने के लिए नशेड़ यूज की जा सकती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज की जा सकती है। इसके अलावा फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी भी इसमें यूज की जा सकती है। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हो गया, ये सारी एंटीबायोटिक यूज की जा सकती है, नशेड़ यूज की जा सकती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड, फ्लूइड थेरेपी इसमें काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है रोकथाम व नियंत्रण। रोकथाम व नियंत्रण की बात करते हैं तो रोकथाम में क्या होता है, रोकथाम मतलब रोग होने से पहले ही उसका उपचार कर देना या उसको रोक देना, क्या कहलाता है, रोकथाम और नियंत्रण। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसी भी समूह के अंदर किसी अनजान पशु को प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये सबसे ज़्यादा जो फैलता है वो किसी ग्रुप के अंदर कोई संक्रमित पशु अगर प्रवेश कर जाता है तो उस समय इसका जो फैलाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए अगर अपने पशुशाला की बात करें, हर्ड की बात करें, तो उसके अंदर कोई अनजान पशु ग्रुप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पशुशाला की साफ़ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। शुद्ध जल जो होता है, प्योर जल जो होता है पशु को प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जो ये पशु जीवाणु है ये 7 महीनों तक, 7 माह तक के शुद्ध पानी में जीवित रह सकता है, 7 माह तक पानी में जीवित रह सकता है। इसलिए शुद्ध जो पानी होता है पशु को देना चाहिए। इसलिए पशुशाला, इसके अलावा पशुशाला को निसंक्रमित करते रहना चाहिए, और जो मृत पशु है उसका डिस्पोजल, इसका निस्तारण अच्छे से करना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीन इसमें काम में ली जा सकती है। वैक्सीनेशन में वैक्सीन काम में ली जा सकती है, जैसे कि किलर वैक्सीन, इसके अलावा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किलर वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये दोनों प्रकार की वैक्सीन इसमें काम में ली जा सकती है। ये साल्मोनेलोसिस डिजीज़ आपका कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्लैक क्वार्टर के बारे में, जिसको ब्लैक लेग या लंगड़ा बुखार जिसको बोला जाता है।